हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ग्रुप डी में बार बार मीन्स एक से अधिक बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। ग्रुप डी में बार बार पूछा गया प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ये क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, तो उसको समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत बार पूछा गया। देखिए कितना बार, 3-4 बार पूछा गया, 4 बार रिपीट हुआ, समझ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो आगे आने वाले समय में पूछा जा सकता है। तो आप लोग सभी लोग नोट्स बनाते चलिए, पेन कॉपी लेकर के बैठिए। तो क्या कह रहा है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो इसका सही आंसर जो होता है वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये इसका सही आंसर है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे, वाट घंटा। तो ये होता है 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। ठीक है। अब इससे भी इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर क्या होता है 1.602 × 10⁻⁻19 जूल होता है। 10⁻⁻19 जूल होता है। और फिर 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.1868। तो अप्रोक्स आप बोल सकते हैं इसको कि 4.2 जूल। तो आप ये तीनों को नोट कर लीजिए, उसको भी नोट कर सकते हैं। 3-4 बार पूछा गया, हो सकता है अगले बार भी पूछा जा सकता है। इसको भी नोट कर लीजिए, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय, ध्यान रखिएगा, वेग समय संबंध को दर्शाता है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं आंसर। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि गति का समीकरण दिया किसने और कितना समीकरण होता है, ये इसको जान लेते हैं। तो गति का जो समीकरण है, गति का जो समीकरण है या नियम है, गति का जो समीकरण है वो किसने दिया, तो वो दिया गैलीलियो ने। कौन दिया, गैलीलियो, गैलीलियो ने दिया। तो अब देख लेते हैं कि पहला समीकरण कौन सा था। तो पहला समीकरण जो था गति के नियम का, वो था वेग समय। ठीक है, वेग और समय का समीकरण था। तो यही पूछा गया, पहला समीकरण के बारे में ही पूछा गया है। पहला समीकरण जो है वेग और समय का, वो होता है v = u + at। ये क्या है, गति का पहला समीकरण है। देखिए ये वेग हो गया v से, और ये टाइम हो गया t से। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। और 3 जो है, और 2 को बता देते हैं। तो वो होता है गति समय, उसको बोलते हैं, या फिर स्थिति समय। क्या बोलते हैं, स्थिति और समय का समीकरण। स्थिति और समय का समीकरण दूसरा समीकरण होता है, तो वो होता है s = ut + ½ ये क्या है, ये दूसरा समीकरण है। इसमें देखिए s स्थिति है और t समय है। अब तीसरा समीकरण जो है, 3rd नंबर समीकरण, वो होता है वेग और स्थिति का होता है। क्या होता है, वेग और स्थिति का। तो वेग और स्थिति का जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है v² = u² + 2as होता है। यहाँ देखिए ये s स्थिति है और v वेग है। तो ये तीसरा समीकरण, आप लोग ये तीनों समीकरण नोट कर लीजिए, ये भी आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा ही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होती है। श्रव्य सीमा क्या वो होता है, श्रव्य सीमा जो होता है वो सुनने की शक्ति की, कितना जोर से बोलें या कितना धीमा बोलें कि मनुष्य सुन सकता है। तो वही श्रव्य सीमा है। इसको परास भी बोलते हैं, श्रव्य परास भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो रेंज कि किस रेंज से किस रेंज की ध्वनि को, साउंड को मनुष्य आसानी से सुन सकता है। तो वो जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसमें देखिए कन्फ्यूजन वाला है, तो इसको देख करके आपको आंसर लगाना होगा। 20,000 देखना है, तब जाके ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आदमी क्या करता है, 20 to 20 2000 में ही टिक कर देता है।
तो ये सबको ध्यान रखना है एग्जाम में। और आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड और भी कुछ श्रव्य सीमा है, उसको भी जान लेते हैं। और भी जानवर का, जैसे बिल्ली का, कुत्ते का, चूहे का, ये सब का हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए चमगादड़ का श्रव्य, आप लोग नोट कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चमगादड़ का जो श्रव्य सीमा होता है वो कितना होता है, वो होता है 10 किलो हर्ट्ज से तो 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। फिर आगे चूहे का जो श्रव्य सीमा होता है वो होता है 1 किलो हर्ट्ज टू 70 किलो हर्ट्ज तक होता है। फिर बिल्ली का देख लेते हैं, जो हमारे आसपास रहता है उसके बारे में जानेंगे कि कितना कम आवाज़ को सुन लेता है, कितना ज़्यादा आवाज़ को सुन लेता है, तो ये पता रहेगा आप लोगों को। ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो बिल्ली का जो होता है वो होता है 55 हर्ट्ज टू 79 किलो हर्ट्ज तक बिल्ली सुन सकती है। कुत्ते का हो गया, कुत्ते का जो श्रव्य सीमा होता है वो होता है 67 हर्ट्ज टू 45 किलो हर्ट्ज तक होता है। अब कीड़े मकोड़े या पक्षी का कितना होता है, तो पक्षी का होता है, सभी आप लोग नोट करते जाइए, 1 किलो हर्ट्ज टू 4 किलो हर्ट्ज तक होता है। या तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। फिर आगे कीड़े का श्रव्य सीमा कितना होता है, तो कीड़े का श्रव्य सीमा 300 किलो हर्ट्ज तक कीड़ा सुन सकता है, इससे अधिक नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। टोटल इंटरनल एनर्जी को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, जिसको कि मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा ही बोलते हैं, यू। तो यू बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, इसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा, और इसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, यांत्रिक माइनस गतिज। गतिज को क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी को इस साइड ले आएंगे, मीन्स यू माइनस के ई बराबर पी ई बच जाएगा इस साइड। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, इस पे फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यू बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं। एम ई बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं, उसका सूत्र होता है एम जी एच। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन को हमेशा आप लोग ध्यान से पढ़ा करेंगे। तो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो इसका जो सही आंसर है फिर हम डिटेल में बताएंगे। आंसर जो है वो है वस्तु के प्रारंभिक वेग पे निर्भर नहीं करता है पिंड द्वारा किया गया कार्य। तो अब कार्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला उसको जान लेते हैं। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन होता है। तो इसको अगर सिंबल में लिखना चाहेंगे तो W बराबर F इंटू एस होता है। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब बल और विस्थापन के बीच हमें कोई कोण नहीं दिया हुआ रहता है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। जब बल और विस्थापन के बीच कोण दिया हुआ रहेगा तो F गुने S cos थीटा यूज करेंगे। बल और विस्थापन के बीच कोई कोण हो तो ये फॉर्मूला आप लोग
यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें वस्तु के प्रारंभिक वेग पे निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पे भी करता है, बल और विस्थापन दोनों पे करता है, दोनों के बीच लागू बल पे भी करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है 10 न्यूटन का बल, क्या कह रहा है 10 न्यूटन का बल, बल क्या होता है फोर्स एफ होता है, किसी वस्तु पे कार्य कर रहा है। तब कह रहा है बल वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित, विस्थापित मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया होती है। तो कहता है किया गया कार्य W निकालने के लिए। अभी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे, कार्य बराबर क्या होता है बल गुने विस्थापन, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। तो इसमें से हमको क्या दिया हुआ है, देखिए बल दिया हुआ है F बराबर दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट S दिया हुआ है 5 मीटर। तो यहाँ से हम किया गया कार्य W निकाल सकते हैं। तो बल है 10 न्यूटन, किया गया विस्थापन कितना है 5, तो 10 गुने 5 50, चूँकि कार्य का मात्रक जूल होता है तो हम 50 जूल लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते जाइएगा। विस्थापन क्या होता है विस्थापन मतलब विस्थापन जब भी बल की दिशा में, फोर्स के डायरेक्शन में, जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में अगर विस्थापन हो तो कार्य क्या होगा आपका, तो कार्य जो होगा W जो होगा वो क्या होगा धनात्मक होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अगर विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा में, बल के विपरीत लग गया तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे, 2 पॉइंट है। फिर आगे जब बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण दिया हुआ हो तो ज़्यादातर जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो पहला जो पूछा जाता है कि फोर्स बल और विस्थापन के बीच में अगर थीटा 0 डिग्री मतलब कोण 0 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे cos 0 लगाएंगे, क्योंकि इस फार्मूला में क्या होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। तो थीटा का मान यहाँ क्या है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो 1 होता है मतलब कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, तो कुछ ना कुछ कार्य किया गया मतलब पॉजिटिव कार्य होगा, धनात्मक कार्य होगा। अब दूसरा, बल और विस्थापन के बीच में अगर थीटा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री अगर दिया गया हो तो cos 90 क्या हो जाता है, cos 90 0 होता है। तब जो है किया गया कार्य 0 मतलब W का मान 0 हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि स्टेशन पे चलता हुआ कुली कोई कार्य नहीं करता है। जिसमें कि बल और विस्थापन मतलब क्या, बल और विस्थापन के बीच का कोण जब 90 डिग्री हो। तीसरा, बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा जब 180 डिग्री हो। 180 डिग्री रहेगा तो cos 180 डिग्री लगाना पड़ेगा। cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, मतलब इस पूरा टर्म को माइनस कर देगा, मतलब किया गया कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे है कार्य करने की गति। तो इसका करेक्ट आंसर 50 जूल हो गया। आगे है कार्य करने की गति कहलाती है। देखिए कार्य करने की गति या दर बात बराबर होता है। तो कार्य करने की जो दर होता है वो क्या होता है, पावर होता है, शक्ति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सुने होंगे आप कार्य करने की क्षमता, यही सुने हैं ना। तो कार्य करने की जो क्षमता होता है वह होता है ऊर्जा। इसीलिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, तो आप लोग ध्यान से इसको टिक करेंगे। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम हॉल में, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम हॉल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति, पावर। तो पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है वर्क बाय टाइम, कितना कार्य किए और कितना समय लगा। और प्रेशर बराबर क्या होता है, P बराबर बल बटा क्षेत्रफल, मीन्स फोर्स बाय एरिया। ये सब
छोटी छोटी फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इससे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें प्रेशर दिया हुआ रहेगा और क्षेत्रफल दिया रहेगा, कहेगा बल निकालने। इसमें टाइम दिया हुआ रहेगा, पावर दिया हुआ रहेगा, कहेगा कितना कार्य किया। तो ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन, छोटा छोटा फार्मूला है, इसको आप लोग नोट करके याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 25 डिग्री के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है। तो पहला कथन क्या है, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है। आसुत जल में, आसुत जल, वर्षा जल को आसुत जल बोला जाता है। वर्षा जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। तो कह रहा है क्या पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है क्या? न तो एक सही है न तो दो सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, दोनों कथन सत्य है। तब ध्वनि की चाल निकालते कैसे हैं, वही फार्मूला हम लोग जान लेते हैं। तो ध्वनि के चाल को सी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है √/रो। यह तो ये पूरा रूट के अंदर ही होता है। तो यहाँ से सी क्या हो गया, ध्वनि की चाल। क्या होगा, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। और के एस जो होता है इसको स्टिफनेस बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस। क्या होता है, कठोरता होता है, उस माध्यम की कठोरता कितना होगा। और ये जो रो जो होता है ये क्या होता है, घनत्व होता है, जिसको डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसका घनत्व, कठोरता, उससे ध्वनि की चाल पता चल जाएगा। या फिर आपको ध्वनि की चाल मालूम है और घनत्व मालूम है तो उससे उस माध्यम का कठोरता पता चल जाएगा। या फिर कठोरता मालूम है, ध्वनि की चाल मालूम है, तो आप उससे घनत्व निकाल सकते हैं। तो ये सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए कह रहा है कि परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। क्या एक मार्ग होता है, समांतर, चालक, श्रेणी, पूर्ण। तो इसको हम लोग समझेंगे। इसका सही आंसर जो होता है वो जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। श्रेणी क्रम में परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने पे केवल एक ही मार्ग होता है। तो उसको समझ लेते हैं। तो प्रतिरोध का जो होता है जिसको आर से डिनोट करते हैं, रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं। प्रतिरोध को दो तरह से हम लोग सजाते हैं। एक सीरीज में, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम में सजाते हैं। और दूसरा पैरेलल, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो होता है, अब श्रेणी क्रम में क्या होता है इसको जान लेंगे। श्रेणी क्रम में पहला पॉइंट क्या होता है, समान धारा बहेगी। समान धारा क्या हो जाएगा, समान धारा। पहले पॉइंट देख लीजिए फिर हम समझा देंगे। और विभवांतर क्या होगा, भी क्या होगा, विभवांतर मतलब भी जो होगा वो अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इसमें देख लेते हैं। इसमें भी दो पॉइंट होगा। पहला पॉइंट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें धारा क्या होगा, धारा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, धारा अलग अलग। और विभवांतर जो है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा भी। तब इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में कैसे सजाते हैं, ऐसे करके आप प्रतिरोध को देखते होंगे। इसको अगर R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3, इसको किसी एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से R1, R2, R3। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है R बराबर सबको जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। तो इससे जो धारा बहेगा सब प्रतिरोध से समान धारा बहेगा, लेकिन विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको समांतर क्रम में कैसे सजाते हैं, देखिए श्रेणी क्रम में होगा तो इस तरह का परिपथ बनेगा। R1, R2, R3 सब में समान धारा जाएगा, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा। तो इसमें क्या होता है, समांतर क्रम में जब कोई प्रतिरोध को सजाते हैं तो इस तरह से सजाते हैं। देख लीजिए, इसको R1 मानेंगे, इसको R2, ये R3 हो जाएगा। इसमें एक बैटरी लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए इसमें सब में अलग अलग धारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और विभवांतर यहाँ से सेम हो जाएगा, ठीक है, विभव का अंतर जो है वो समान हो जाएगा। तो इसलिए तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से जब दिया हुआ रहता है तो आप ओम का नियम लगा सकते हैं इसमें। तो दो कोई चीज़ दिया हुआ रहेगा, V बराबर क्या होता है ओम का नियम, V बराबर I इंटू R। या R दिया हुआ रहेगा, V दिया हुआ रहेगा, कहेगा करंट निकालने, या विभवांतर निकालने, भी वोल्टेज निकालने कहेगा, जिसमें कि I और R दिया हुआ रहेगा।
तो इस तरह से दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, तीसरा आपको निकालना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। देखिए अब कह रहा है किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरे के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर क्या होता है, करंट होता है। आई बराबर 4 एम्पियर। फिर वोल्टेज क्या है, मध्य विभवांतर वोल्टेज जो है वो 60 वोल्ट है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं ओम के नियम से, V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है। देखिए V और I दिया हुआ है, R निकालना है तो I को इस साइड ले आएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा V बटा I। V कितना है 60, I कितना है 4, यहाँ से क्या निकल गया 15 ओम। रेसिस्टेंस 15 ओम निकल गया तो हमको अब क्या मालूम चल गया R 15 ओम। अब यहाँ से क्या कर रहा है विद्युत धारा, जब वोल्टेज बढ़ा दिया विभवांतर बढ़ गया, विभवांतर बढ़कर 127 हो गया तब निकालने के लिए कह रहा है। तो भी दिया हुआ है 127.5। तब कह रहा है कि तब करंट क्या होगा, तो यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो इस बार R को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा V बाय R। तो ये हो जाएगा 127.5 बटा R का मान अभी 15 निकालें। जब इससे इसको काटिएगा तो 85/10 बचेगा, 85/10। तो ये क्या हो जाएगा 8.5 एम्पियर हो जाएगा। आई क्या होता है धारा होता है तो एम्पियर हो जाएगा, तो 8.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, जो कथन गलत है उसको चुनना है। तो देखिए पहला कथन क्या है, यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में हाइड्रोजन प्लस आयन का निर्माण करता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ जो कथन गलत है उसको चुनना है। तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा कथन क्या है, यह स्वाद में कड़वा होता है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है, असत्य है। असत्य को ढूंढना है, मतलब सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये भी मतलब अम्ल तो ऐसा करता है। गलत कथन कौन सा है, तो ये है, लेकिन आपका आंसर सत्य ये है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। हाइड्रो H2 और CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ये भी अम्ल के लिए सत्य कथन है। तो असत्य कथन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो कार्बन का अपरूप देखिए ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, डायमंड जिसको हीरा बोलते हैं ये भी कार्बन का अपरूप होता है। लेकिन ये जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, ये भी कार्बन का अपरूप होता है। इसको क्या बोलते हैं, बकमिनिस्टर फ्लोरीन। बकमिनिस्टर फ्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, C60 होता है। बकमिनिस्टर फ्लोरीन का फॉर्मूला C60 होता है। इसका आकृति संरचना कैसा होता है, फुटबॉल के जैसा होता है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन का अपरूप नहीं है। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। तो बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, तो बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। और जिप्सम का क्या होता है, तो जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O होता है। तो देखिए कह रहा है किसमें पानी नहीं है, इसमें तो पानी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए वॉशिंग सोडा में क्या होता है, वॉशिंग सोडा पता चल रहा है, वॉशिंग मतलब धोना, धोवन सोडा, धोने वाले सोडा में तो पानी होगा ही। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है Na2CO3 × 10H2। ये सबको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें भी जल है। और कॉपर सल्फेट का क्या होता है, इसका होता है CuSO4 × 5H2O होता है, 5H2 होता है। इसमें भी देखिए जल है। तो क्या पूछ रहा है किसमें पानी नहीं है, तो वो बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन सबको पता होगा, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन, CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम में वो होगा एल्किन। एल्किन का क्या होता है, तो एल्किन का फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट कर लेंगे, CnH2n
CnH2n होता है सिर्फ एल्किन का। एल्काइन का क्या हो जाता है, उसमें -2 हो जाता है। एल्काइन का क्या हो जाता है, CnH2n -2 हो जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि आपका जिस भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो, ये नहीं सिर्फ ग्रुप डी का ही, साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसको ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा, उसके लिए बहुत सारा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जान लेते हैं सिट्रिक अम्ल के बारे में। तो ये क्या होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल में कौन कौन सा, जैसे नींबू में, संतरा में, ये सभी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब लैक्टिक अम्ल क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है आप लोग नोट कर लीजिए, ये होता है C3H6O3 होता है। ठीक है, तो अब लैक्टिक अम्ल का क्या विशेषता है, आपका मांसपेशी, आपको थकान जब होता है तो आपके मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल जमा होता है, जिसके कारण आपको थकान महसूस होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लैक्टिक अम्ल का, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का जो है सूत्र क्या होता है, वो होता है C4H6 और O6 होता है। ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अंगूर में और केला में, और भी फल में पाया जाता है, अंगूर और केला प्रमुख है इसमें। इमली में भी पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अब लास्ट क्या है, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। एसिटिक अम्ल जो है ये कमजोर अम्ल है। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। ठीक है, ये कमजोर अम्ल होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्या होता है, कमजोर अम्ल होता है। ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फलों के रस में। किस में पाया जाता है, फलों के रस में। और किस में पाया जाता है, जंतु के मलमूत्र में। ठीक है, जंतु के मलमूत्र में ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी एग्ज़ाम आसान हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।